हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें किसी न किसी एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता था, तो उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता था। लेकिन ध्यान रखना कि अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगता है और हमको अच्छे पता है कि बताओ अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क लगे तो अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। और एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों ठीक है ना, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में हमने सेंट्रोमास वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मैंने सेंट्रोमास वाले चैप्टर में क्लियरली बताया था कि अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तब तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या एक्सटर्नल झटका लग रहा हो तो फिर सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज होगा। और कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते थे और हमको पता है कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिंपली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। और हमको पता है कि इसमें जे एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स। मैंने उस टाइम पे बताया था, है ना, कि बताओ अगर एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स फाइनाइट हो या ग्रेजुअल हो तब तो उसका इम्पल्स इंटीग्रेशन एफ डी होता है। लेकिन अधिकतर, है ना, अधिकतर जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स झटके वाला होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स झटके वाला हो तो फिर उसका इम्पल्स एफ इंटू डेल्टा टी होता है, जहाँ एफ तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स और डेल्टा टी उस झटके का टाइम इंटरवल। और ये भी बताया था कि झटके वाला फोर्स लगे तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मैथमेटिकल शब्दों में टेंस टू इनफाइनाइट। और झटके का टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में टेंस टू 0। बस आराम से बताओ कि जैसे लीनियर मोशन में हमने लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही रोटेशन मोशन में हम एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर रोटेशन मोशन में एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी स्टडी कर सकते हैं ना। तो हमको अच्छे बताया ना, हमको अच्छे बताया कि अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तब तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन अगर सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो या एक्सटर्नल झटका लग रहा हो तो फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, तब सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। और तब हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर रोटेशन मोशन में एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हैं। वही हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन भी मतलब निकाल सकते हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल होता है, वैसे इम्पल्स मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन क्या होगी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की जगह। हाँ बच्चों ठीक है ना, तो हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, है। तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन के सिमिलर, है ना, लीनियर मोशन के सिमिलर रोटेशन मोशन में भी अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तब तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन अगर सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो तो फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, तब फिर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और, है ना, और एक्सटर्नल टॉर्क के कारण सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा उसके लिए हम सिंपली इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के सिमिलर एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को भी बना सकते हैं। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। तो वैसे ही रोटेशन मोशन में भी बना सकते हैं। तुम आराम से बताओ कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की जगह रोटेशन मोशन में क्या आएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह इधर आई एक्सटर्नल आ जाएगा। है तो हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल। वैसे एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की जगह एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह आई एक्सटर्नल। जो हमको अच्छे पता है कि जे एक्सटर्नल एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स होता है और आई एक्सटर्नल क्या होगा, इस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी एक्सटर्नल टॉर्क लगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और कितना चेंज होगा उसके लिए एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे एक्सटर्नल की जगह एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल, जहां आई एक्सटर्नल उस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स है ना। तो चलो एक बार एंगुलर इम्पल्स कितना होगा वो देखते हैं। फिर चलो मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ऐसा झटका लगा रहे हैं। तो बताओ, झटका लगा रहे हैं तो टॉर्क भी झटके वाला होगा ना। तो इस एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम सिमिलरली देख सकते हो कि बताओ, कोई भी झटके वाला फोर्स F लगाएं तो इसका लीनियर इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी होता है। वैसे ही कोई झटके वाला टॉर्क को अगर टॉ बोले तो उसका एंगुलर इम्पल्स टॉ इंटू डेल्टा टी है। तो सिमिलर बना सकते हैं कि किसी भी झटके का इम्पल्स F इंटू डेल्टा टी, जैसे झटके वाला जो टॉर्क होगा उसका एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, F इंटू डेल्टा टी की जगह टॉ इंटू डेल्टा टी, जहाँ टॉ तो झटके वाला टॉर्क और डेल्टा टी झटके का टाइम इंटरवल। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि टॉर्क क्या है ना, इसमें टॉर्क क्या होगा, उस एक्सिस के अबाउट इस एक्सटर्नल झटके का टॉर्क। तो तुम खुद बताओ कि झटके वाला फोर्स अगर F हो तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू डेल्टा टी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ना। अब चलो तुम स्मार्ट टी बताओ, कि F तो क्या है, वो झटके वाला फोर्स, और डेल्टा टी क्या है, झटके का टाइम इंटरवल। तो तुम बताओ F इंटू डेल्टा टी को हम क्या बोल सकते हैं, उस झटके का इम्पल्स J बोल सकते हैं। बताओ F इंटू डेल्टा टी को झटके का इम्पल्स J बोले, तो बताओ इस झटके का एंगुलर इम्पल्स अपने पास कितना बन गया, J इंटू आर परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना। देखो, आगे कचरा करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी झटके का इम्पल्स J हो तो किसी एक्सिस के अबाउट इस झटके का एंगुलर इम्पल्स J इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क जैसा है यार, कि किसी फोर्स का टॉर्क होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर, वैसे ही किसी झटके का एंगुलर इम्पल्स J इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। और तुम खुद बताओ कि अगर इसके एंगुलर इम्पल्स को J इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं तो उसको दूसरे शब्दों में हम J परपेंडिकुलर इंटू आर भी बोल सकते हैं, या तीसरे शब्दों में जे आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बस अब अच्छे ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है ना, आगे बेवकूफाई से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे तुम डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना। आगे तुम कंपैरेटिवली याद रखना कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं, फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल आई एक्सटर्नल। जब आई एक्सटर्नल क्या होगा, उस झटके का एंगुलर इम्पल्स, और हमको डायरेक्ट याद हो गया है कि किसी भी झटके का इम्पल्स जे हो तो एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर इम्पल्स जे इंटू आर परपेंडिकुलर, या श्रद्धा हो तो जे परपेंडिकुलर इंटू आर लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमने एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन भी देख ली। हाँ बच्चों, अब इसी का एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, फिर ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और एल एन की कोई यूनिफॉर्म पतली रॉड है, और रॉड को बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर मतलब सेंटर मास पर हमने हिंज कर दिया है ना। और अब रॉड के दोनों सिरों पर उतने ही मास मतलब एमएम मास के दो पार्टिकल जोड़ दिए हैं।
हाँ बच्चों, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म पतली रॉड है जिसका मास m, लेंथ l और इसको बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया है। अब देखो इस रॉड के दोनों सिरों पर हमने उतने ही मास के मतलब mm मास के 2 पार्टिकल भी जोड़ दिए हैं, तो होता है पूरी रिजिड बॉडी हो गई और इसको मिडिल पॉइंट पर हिंज कर दिया है, लेकिन शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल 0 है। अब देखो है ना? अब देखो अब हम ऐसा करते हैं कि हथौड़े की मदद से, है ना? हथौड़े की मदद से रॉड के सिरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जोर से हिट करते हैं, है ना? हथौड़े की मदद से इस वाले सिरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत जोर से हिट करते हैं, मतलब झटका लगाते हैं और वही झटके का एवरेज इम्पल्सिव फोर्स हमको F दे रखा है और झटके का शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा D दे रखा है। तो बताओ इस झटके का इम्पल्स कितना होगा F डेल्टा T। तो हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम घूमने लग जाएगा। तो हमको देखना है कि हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि उसके बाद ये सिस्टम घूमने लगेगा ना, तो उसके भी बाद, है ना? उसके बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी फिर बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी वो देखना है। हाँ बच्चों, हम कर सकते हैं ना इसको। तो देखो वही हमको दे रखा है कि शुरू में एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। अब रॉड के इस सिरे पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हथौड़े से हिट कर रहे हैं, झटका लगा रहे हैं। एवरेज इम्पल्सिव फोर्स F, झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा T। तो इस झटके का इम्पल्स F इंटू डेल्टा T होगा, है ना? उसके बाद हमको ये भी पता है कि बताओ इस रॉड के सिरे पर झटका लगाएंगे तो उसके कारण सपोर्ट पर भी झटका आएगा। और तुम बताओ कि रॉड सपोर्ट को झटका देगी तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगा, ये सपोर्ट रॉड पर भी झटका लगाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि सपोर्ट या हिंज के कारण जो झटका लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, तो बुद्धि नहीं लगाते हैं, आंखें बंद करके ऊपर की ओर मान लेते हैं। और ये झटके वाला मतलब इम्पल्सिव फोर्स है तो r टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है? मैंने तुमको अच्छे बताया कि बताओ इस बार इस रॉड पर एक नहीं दो झटके लगेंगे। एक तो हथौड़े की मदद से हम हिट कर रहे हैं वो झटका, और साथ में सपोर्ट के कारण भी झटका आएगा। रॉड पे ऐसे दो झटके लग रहे हैं। बस हिट करने के जस्ट बाद सिस्टम घूमने लगेगा ना, बस हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है ना? तो चलो जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी इसको इनिशियल, और हिट करने के जस्ट बाद घूमने लग गए इसको फाइनल। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस बार स्मार्टली बताओ कि इस बार इनिशियल से फाइनल के बीच क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, है ना? जैसे कि हिंज पॉइंट के अबाउट देखो, तो तुम बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट, है ना? हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले झटके का तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन इस वाले झटके का तो टॉर्क आ जाएगा ना। और कोई डेड बुद्धि पर्सन इस पॉइंट के अबाउट देखे तो इस पॉइंट पर इस झटके का टॉर्क 0 होगा, लेकिन अब सपोर्ट वाले झटके का टॉर्क आ जाएगा। तो तुम बताओ कि इस बार हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ टॉर्क जरूर लग रहा है, कह सकते हैं ना? कि इस बार हर एक्सिस के अबाउट कुछ न कुछ टॉर्क जरूर लग रहा है, मतलब इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो फिर हम उसका बड़ा भाई एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा देंगे, है ना? तो बस हिट करने के जस्ट पहले और हिट करने के जस्ट बाद के बीच पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल। और तुम देखते ही बताओ कि सपोर्ट वाले झटके को छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। हिंज पॉइंट के अबाउट इससे मुक्ति मिल जाएगी ना। तो ध्यान रखना कि सपोर्ट वाले झटके को छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस हिंज पॉइंट या हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन हिंज पॉइंट के अबाउट एल इनिशियल इक्वल एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल। चलो वैल्यू रखते हैं, है ना? वैल्यू रखते हैं मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल में वैल्यू रखते हैं। चलो पहले एल इनिशियल, तो एल इनिशियल क्या होगा? हिंज एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बताओ इनिशियली तो इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। उसके बाद एल फाइनल, तो एल फाइनल इज हिंज एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम।
तो तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ हीट करने के बाद तो ये पूरा सिस्टम ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग रहा है। तो हिंज एक्सिस के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सिंपली आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, है ना? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, जहां आई टोटल हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट इस पतली सी रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12। फिर बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस l बाय 2 का स्क्वायर, और हिंज एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू l बाय 2 का स्क्वायर। तो तुम बताओ कि l फाइनल तो i टोटल इंटू ओमेगा फाइनल माइनस l इनिशियल 0 इक्वल टू, अब सबसे मेन चीज है i एक्सटर्नल, है ना? सबसे मेन चीज आई एक्सटर्नल। तो बताओ आई एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इंपल्स। तो तुम खुद बताओ, है ना? तुम खुद बताओ कि हम हिंज एक्सिस के अबाउट ही लगा रहे हैं ना, तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट सपोर्ट वाला जो झटका उसका तो एंगुलर इंपल्स बिल्कुल जीरो होगा, कि हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है ना। बोल सकते हैं कि सपोर्ट वाला झटका हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले झटके का तो एंगुलर इंपल्स जीरो, इससे तो मुक्ति मिल गई। तो बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स किसका होगा? केवल इस वाले झटके का होगा, है ना? तो हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स केवल इसी वाले झटके का होगा। और तुम बताओ कि हिंज एक्सिस के अबाउट इस झटके का एंगुलर इंपल्स कितना होगा? सिंपली जे इंटू आर परपेंडिकुलर। तो होता जे तो इस झटके का इंपल्स, तो होता झटके का इंपल्स एफ डेल्टा टी इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना, इस झटके की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय 2, ये हो गया, ठीक है? बस सिंपली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा दी। एल फाइनल आई टोटल ओमेगा फाइनल माइनस एल इनिशियल 0 इक्वल टू आई एक्सटर्नल, हिंज के अबाउट एक्सटर्नल झटके का इंपल्स, तो हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स इसी का आएगा, और जे इंटू आर परपेंडिकुलर, जे की जगह एफ डेल्टा टी इंटू आर परपेंडिकुलर, इस फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय 2। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो तुम सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास आएगा 6f डेल्टा टी अपन 7 ml। तो 6f डेल्टा टी अपन 7 ml, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, ठीक है ना? अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो तुम बताओ कि हिट करने के जस्ट बाद, है ना, हिट करने के जस्ट बाद इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी 7f डेल्टा 6f डेल्टा टी अपन 7 ml इतनी आ गई ना। तो बताओ उसके बाद, है ना, उसके बाद पूरा सिस्टम इस हिंज एक्सिस के अबाउट इसे घूमने लगेगा। तो हमको देखना है कि उसके बाद अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो देखना है। तो देखो उसको हम लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना? तो उसको लॉजिकली बोल सकते हैं कि तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास बिल्कुल बीच में होगा, इधर भी एम है और इधर भी एम है ना, और रॉड भी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बता इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास बिल्कुल बीच में होगा, और बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर ही हिंज किया है। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार सेंटर मास वाले पॉइंट पर हिंज किया है। और तुम बताओ कि सेंटर मास वाले पॉइंट पर हमने हिंज किया है, तो बताओ इस बार रॉड कितनी भी घूम जाए सेंटर मास वहीं का वहीं रहेगा। कह सकते हैं ना यार, कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर हो तो सेंटर मास पर ही हिंज कर दिया है। तो तुम बताओ कि रॉड चाहे कितनी भी घूमे, है ना, रॉड चाहे कितनी भी घूमे, इसका सेंटर मास बिल्कुल फिक्स रहेगा। तुम बताओ कि घूमने के ड्यूरिंग रॉड का सेंटर मास थोड़ा सा भी ऊपर भी नहीं जाएगा, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं, और नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी भी नहीं। बिल्कुल सेंटर मास पे हिंज किया है, इससे सेंटर मास फिक्स रहेगा, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो इस बार इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। और तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ कि बाद वाले मोशन में इसकी, है ना, बाद वाले मोशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। हिट करने के जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो उसके बाद भी हमेशा उतनी की उतनी रहेगी। कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि रॉड ऊपर घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी।
घटेगी थोड़ी यार, खुद बताओ कि भले ही रॉड घूम रही हो लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, बस सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, हिट करने के जस्ट बाद इतनी थी तो हमेशा उतनी रहेगी। और अगर कोई फ्रिक्शन नहीं हो तो ये रॉड, यह सिस्टम जन्म-जन्म तक इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन पढ़ी थी और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। तो इस पे बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल करते हैं। ये देखो इस बार हमको दे रखा है कि एम मास और एल एन की कोई यूनिफॉर्म पतली रॉड है। इसको हमने ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है। अब ऐसा कर रहे हैं कि इस रॉड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट करते हैं। तो देखो तुमने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि रॉड को बहुत नीचे वाले पॉइंट पर हिट करें तब भी सपोर्ट पर झटका आता है। उसके बाद रॉड को बहुत ऊपर वाले पॉइंट पर हिट करें तब भी सपोर्ट पर झटका आता है। लेकिन तुमने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि रॉड में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ हिट करने पर सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आता है। तो बस हमको यही पूछा है कि हिंज पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर रॉड को हिट करें ताकि सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आए, वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको करते हैं। ये तो हमको दे रखा था कि रॉड को ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि रॉड शुरू में रुकी हुई है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। बस कहाँ हिट करें ताकि सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आए। तो चलो मान लेते हैं कि, है ना, मान लेते हैं कि सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आए, उसके लिए इस रॉड को हिंज पॉइंट से x डिस्टेंस पर हिट कर रहे हैं। और चलो मान लेते हैं कि रॉड को जो हिट कर रहे हैं उस झटके का इम्पल्स j मान लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ रॉड को हिट करेंगे तो उसके कारण सपोर्ट पर भी झटका आ सकता है ना। और देखो सपोर्ट के कारण रॉड पर जो झटका लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है। तो हम भगवान का नाम लेकर के आगे की ओर मान लेते हैं। और सपोर्ट के कारण जो झटका लग रहा है उसका एवरेज इम्पल्सिव फोर्स आर, झटके का टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो सपोर्ट पर जो झटका लगेगा उसका इम्पल्स आर डेल्टा टी मान लेते हैं। ये बात अलग है कि हम चाहते हैं कि सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आए, तो लास्ट में हम आर डेल्टा टी इक्वल टू 0 रख देंगे। लेकिन अभी मान लेते हैं कि सपोर्ट के कारण भी झटका लग रहा है जिसका इम्पल्स आर डेल्टा टी मान लेते हैं ना। और तुम बताओ कि रॉड को इधर हिट करेंगे तो हिट करने के जस्ट बाद रॉड ऐसे घूमने लग जाएगी ना। तो चलो हिट करने के जस्ट बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल मान लेते हैं। तो देखो अगर ढंग से देखो, है ना, अगर ढंग से देखो तो इसमें ओमेगा फाइनल और एक्स दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, और ये दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो बिल्कुल सेट है। तुम बताओ कि रॉड पर झटका लगा रहे हैं इसलिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, और झटका लगाने के कारण रॉड रोटेट कर रही है तो दूसरी एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन वो लगा देंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि रॉड के लिए एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, और आसानी के लिए हिंज पॉइंट के अबाउट लगाते हैं ना। वही इस हिंज वाले एक्सिस के अबाउट हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू आई एक्सटर्नल, ये लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं पहले एल फाइनल, है ना। तो तुम बताओ कि हिट करने के जस्ट बाद रॉड इस हिंज पॉइंट के अबाउट ओमेगा फाइनल की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो हिट करने के जस्ट बाद हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई इंटू ओमेगा फाइनल, जब आई हिंज एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 माइनस एल इनिशियल। तो शुरू में तो रॉड रुकी हुई थी, तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम 0 इक्वल टू सबसे मेन चीज है आई एक्सटर्नल, है ना। तो मैंने क्लियरली बताया था कि आई एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स, हिंज पॉइंट के अबाउट ही लगा रहे हैं ना। तो आई एक्सटर्नल क्या होगा, हिंज एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल झटके का एंगुलर इम्पल्स। तो तुम बताओ कि सपोर्ट पर जो झटका लग रहा हो तो हिंज से ही पास होगा, तो हिंज के अबाउट इसका तो एंगुलर इम्पल्स 0, तो हिंज के अबाउट एंगुलर इम्पल्स केवल इसी झटके का होगा। और बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट इस झटके का एंगुलर इम्पल्स कितना होगा, जे इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बताओ जे तो इस झटके का इम्पल्स जे,
इंटू आर परपेंडिकुलर इस झटके के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, बस इससे हम ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, jx इंटू 3/ml², ये ओमेगा फाइनल हो गया। तो पहली इक्वेशन तो हिंज एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, और बताओ दूसरी इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, है ना। तो दूसरी इक्वेशन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, वो हिट करने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के बीच इस रॉड के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू J एक्सटर्नल। अब ढंग से वैल्यू रखते हैं, पहले P फाइनल, तो P फाइनल क्या होगा, इस रॉड का फाइनल लीनियर मोमेंटम, तो हमको पता है कि हिट करने के बाद तो ये रॉड रोटेशनल मोशन कर रही है, और मैंने चमका कर बताया था कि कभी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो और बहुत कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा हो तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी सेंट्रोमास, है ना। जो हमको पता है कि वी सेंट्रोमास रॉड के सेंट्रोमास की वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है, तो सेंट्रोमास की लीनियर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल इंटू आर सेंट्रोमास, जब आर सेंट्रोमास इसके सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस l/2, बस लिख सकते हैं कि P फाइनल इस रॉड का फाइनल लीनियर मोमेंटम, बस बड़ा रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है और रोटेशन मोशन कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी सेंट्रोमास, जहाँ वी सेंट्रोमास ओमेगा फाइनल इंटू आर सेंट्रोमास मतलब l/2 माइनस पी इनिशियल। तो हिट करने के जस्ट पहले रॉड रुकी हुई थी, तो तब तो इसका मोमेंटम 0 इक्वल टू सबसे मेन चीज जे एक्सटर्नल, और जे एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल झटके का इम्पल्स, तो होता है एक तो हम रॉड को हिट कर रहे हैं, ये वाला झटका लगा रहे हैं, इसका इम्पल्स जे, और साथ में सपोर्ट के कारण भी झटके लगेगा, उसका इम्पल्स आर डेल्टा टी। तो सेकेंड इक्वेशन, लेकिन, है ना, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि सपोर्ट पर कोई झटका ना आए, तो सपोर्ट पर कोई झटका नहीं है, उसके लिए ये सपोर्ट के कारण झटके का जो इम्पल्स आर डेल्टा टी वो बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। बस इसमें ओमेगा फाइनल की वैल्यू रख सकते हो ना, बताओ ओमेगा फाइनल अपने पास कितना आया था, 3jx/ml²। इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू, सॉरी, इसको आगे सॉल्व करोगे तो आई थिंक x इक्वल टू 2l/3 इतना आएगा। फिर x इक्वल 2l/3 आ गया, मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, आ गया मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हिंज पॉइंट से 2l/3 इतने डिस्टेंस पर अगर हिट करोगे तो सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आएगा। हाँ बच्चों, अभी देख लिया कि हिंज पॉइंट से 2l/3 इस डिस्टेंस पर हिट करने पर सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आता है, और तुम ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर हिट करने पर सपोर्ट पर कोई झटका नहीं आता, उस पॉइंट को हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसको सेंटर ऑफ परक्यूशन बोलते हैं, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो, इसका एक प्रैक्टिकल केस दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि तुम बैटिंग कर रहे हो, तो क्रिकेट का एक बैट है, उससे तुम बॉल को हिट कर रहे हो, तो देखो ये भी तुमने ना, ये भी तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि बॉल को बैट के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से हिट करें तब भी अपने हाथों में झटका आता है, बिना ग्लव्स के बैटिंग करना, तो तुमको फील होगा कि बॉल को अगर बैट के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से हिट करते हैं तब भी हमारे हाथों में झटका आता है। ऐसे ही बॉल को बैट के ऊपर वाले पार्ट से हिट करें तब भी अपने हाथों पर झटका आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। लेकिन तुमने तुमने ये भी प्रैक्टिकली देखा होगा कि बैट में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से बॉल को हिट करने पर हाथों पर कोई झटका नहीं आता है, और वो पॉइंट भी कौन सा होता है, एक्चुअली सेंटर ऑफ परक्यूजन होता है। तो बैट तो ऐसा नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बैट अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड की फॉर्म में होता तब तो हम बोल सकते थे कि सेंटर ऑफ परक्यूजन 2l/3 डिस्टेंस पर होगा। बस 2l/3 डिस्टेंस पर एक स्पॉट बना दो और बैट को, है ना, बॉल को इस वाले पॉइंट से हिट करो, तो तुम प्रैक्टिकली फील करोगे कि हाथों में कोई झटका नहीं आएगा। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो हमने इम्पल्सिव फोर्स मतलब झटके वाले फोर्स के लिए किया, लेकिन अगर रॉड के इस पॉइंट पर इम्पल्सिव फोर्स की जगह अगर कोई फाइनाइट या ग्रेजुअल फोर्स लगाए तब भी आंसर वही आएगा, तब भी 2l/3 डिस्टेंस पर फोर्स लगाने पर सपोर्ट पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो एक बार
उस तरीके से भी फटाफट कर लेता हूँ। तो सेम वही केस है, ये मास एल एन की यूनिफॉर्म रॉड थी, ऊपर वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया था और इस बार झटका नहीं लगा रहे हम, फाइनाइट या ग्रेजुअल फोर्स लगा रहे हैं, है ना? बस इस बार भी हमको वही पूछा है कि फोर्स हिंज से कितने डिस्टेंस पर लगाएं ताकि हिंज के कारण लगने वाला रिएक्शन बिल्कुल 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि फोर्स हिंज से x डिस्टेंस पर लगा रहे हैं। बस x की वैल्यू कितनी हो ताकि सपोर्ट पर कोई रिएक्शन नहीं है वो देखना है। ठीक है? तो बस उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्ट पर रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने का मैंने सेट तरीका बताया था कि सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालते हैं, उससे फिर लीनियर एक्सेलरेशन ए सेंटर मास निकालते हैं और उसके बाद रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए सेंटर मास, उससे भी करोगे तो वही आंसर आएगा। फटाफट करते हैं। तो तुम बताओ कि रॉड के इधर अगर फोर्स लगाएंगे तो सपोर्ट के कारण भी रिएक्शन आ सकता है उसको आर, ये बात अलग है कि लास्ट में हम आर की वैल्यू 0 कर देंगे। अभी आर मान लेते हैं। बस सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन कितना होगा वो देखना है और रिएक्शन 0 कब होगा उसके लिए 0 कर देंगे। तो बस सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन निकालने का सेट तरीका बताया था, पहले अल्फा, फिर ए सेंटर मास और फिर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन। देखो पता है फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण रॉड घूमने लगेगी। सबसे पहले इस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा वो देखना है। तो सिंपली हिंज एक्सिस के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन, हिंज पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। बताओ हिंज एक्सिस के अबाउट सपोर्ट वाले रिएक्शन का तो टॉर्क 0, तो हिंज एक्सिस के अबाउट टॉर्क केवल ये जो एफ फोर्स लगा रहे हैं उसी का होगा और कितना होगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर मतलब एफ इंटू एक्स। और बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को खोल करके क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा, जब आई हिंज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। तो इससे सॉल्व करेंगे तो अल्फा कितना आएगा 3fx अपन ml स्क्वायर, तो अल्फा आ गया। तो बताओ अल्फा निकाल लिया, उसके बाद अगले स्टेप में इसके सेंटर मास का एक्सेलरेशन देखेंगे। तो हमको पता है कि रॉड रोटेशन मोशन कर रही है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन है वो पूरी रॉड के लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। बस सेंटर मास का लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे। बस तुम आराम से बताओ कि रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो सेंटर मास का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा a इक्वल टू अल्फा। तो a सेंटर मास इक्वल टू अल्फा इनटू आर सेंटर मास, लिख देता हूँ a सेंटर मास इक्वल टू अल्फा इनटू आर सेंटर मास। अल्फा तो 3fx अपन ml स्क्वायर इनटू आर सेंटर मास, इसके सेंटर मास की एक्सिस से डिस्टेंस l/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यार, कितना आएगा 3fx अपन 2ml, है ना? तो ए सेंटर मास मतलब सेंटर मास का लीनियर एक्सेलरेशन इतना आ गया। तो बस अल्फा निकाल लिया, ए सेंटर मास निकाल लिया। बस अब सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन देखना है तो उसके लिए बस भगवान का नाम लेकर के इस रॉड के लिए लीनियर मोशन के न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। और हमको पता है कि रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा है, तो कभी भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो कॉम्प्लिकेट मोशन कर रहा हो तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, इस रॉड पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए सेंटर मास। तो द रॉड पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, F प्लस आर, है ना? फोर्स में ये सपोर्ट वाला रिएक्शन नहीं छुप पाएगा। तो द रॉड पर लगने वाला नेट आगे की ओर एक्सटर्नल फोर्स F प्लस आर इक्वल टू मास m इंटू ए सेंटर मास कितना है 3fx बाय 2ml ही है। सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इससे r इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना? इधर क्या m से m कैंसिल तो कितना आ गया 3fx बाय 2l आ गया ना। f को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आई थिंक f इंटू 3x बाय 2l माइनस 1 ही आएगा। बस साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन x के साथ चेंज कर रहा है और लीनियरली चेंज कर रहा है। सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन 0 कब होगा वो देखना है, तो उसके लिए इसको 0 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 2l/3, उससे भी वही आंसर आ गया, है ना? और तुम चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। हाँ बच्चों,
ये तुम चाहो तो ग्राफ भी बना सकती हो कि जैसे-जैसे इस फोर्स का हिंज एक्सिस से डिस्टेंस x चेंज करेंगे, वैसे-वैसे सपोर्ट का रिएक्शन, है ना? सपोर्ट के कारण रॉड पर लगने वाला रिएक्शन किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बना सकती हो। साफ-साफ दिख रहा है कि सपोर्ट पर, है ना? सपोर्ट के कारण लगने वाला जो रिएक्शन है वो x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ग्राफ लीनियर होगा। और इसको प्लॉट करने का वही स्मार्ट तरीका। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। है ना? x इक्वल टू 0 पर मतलब ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल हिंज पर ही लगा रहे हैं। तो तुम बताओ इसमें x इक्वल टू 0 रख दें तो r इक्वल टू माइनस एफ। तो उस केस में, है ना, x इक्वल टू 0 में तो हिंज के बहुत पास अगर फोर्स लगाएं तो उस केस में सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन माइनस एफ होगा। मतलब इसकी वैल्यू तो एफ होगी, लेकिन माइनस में तो डायरेक्शन इसके अपोजिट पीछे की ओर होगी। फिर x बढ़ा रहे हैं तो तुम बताओ x बढ़ाएंगे तो सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन छोटा नेगेटिव होगा, मतलब सपोर्ट के कारण लगने वाले रिएक्शन की वैल्यू घटेगी। और तुम बताओ कि अगर ये जो फोर्स है वो हिंज से x इक्वल टू 12/3 इतनी डिस्टेंस पर लगाएं तो सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा। और अगर 12/3 इससे भी जरा डिस्टेंस पर फोर्स लगाएं तो अब ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब सपोर्ट के कारण रॉड पर जो रिएक्शन होगा वो आगे की ओर लगेगा। तो इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को झटके वाले फोर्स से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और ग्रेजुअल फोर्स से करें तब भी आंसर वही आएगा।